आज हमें पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था कि आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में एक दो चीज़ें ज़हन नशी कर दूं, ताकि वो आप कभी हमेशा इस्तेमाल कर पाएँ। कि लेट से अगर हमें स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर करना है, तो स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर, है ना। अगर आप डॉट प्रोडक्ट देखो दो वेक्टर का, ए डॉट ए, तो वहाँ पे क्या होना है? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री होना है। क्योंकि अगर दो वेक्टर सेम है, वेक्टर ए, तो दूसरा वेक्टर भी क्या होगा? दूसरा वेक्टर भी सेम है, वेक्टर ए। यानी कि ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है और ये दोनों वेक्टर पैरेलल भी हैं। दो लाइंस जो पैरेलल होती हैं उनके बीच में एंगल क्या होती है? 0 डिग्री। और हमें पता है कि कॉस जीरो क्या होता है? कॉस जीरो इज जस्ट 1। तो ये क्या बन गया? जस्ट ए स्क्वायर बन गया। यानी कि स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर इज जस्ट इट्स डॉट प्रोडक्ट। तो अगर एक ही वेक्टर का उसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि ए डॉट ए, इसका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? टेक्निकली उसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात थी, आप जहन में कभी रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कभी आपको एक वेक्टर को दिया हुआ हो कि लेट्स से वेक्टर ए इज गिवन एज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, यानी कि अपने कॉम्पोनेंट्स में दिया हुआ है। उसी तरह से एक दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी, वो भी अपने कॉम्पोनेंट्स के फॉर्म में दिया हुआ हो कि बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है। और हमें इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ए डॉट बी, तो हम जस्ट सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें फॉर्मूला क्या पता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड के टर्म में नहीं दिया हुआ है तो हम जस्ट वेक्टर लिखेंगे पूरा। हम जब पूरा वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब देखो हमने क्या सीखा है कि जब भी ए डॉट बी होना है, कोई भी अगर दो वेक्टर हैं ए डॉट बी होना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीन वेक्टर्स हैं, यहाँ पर भी तीन वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर ए एक्स जो है वो बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, बी वाई से भी होगा, बी जेड से भी होगा। तो तीन टर्म आएंगे। अब देखिए, जब ए एक्स को हम बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर क्या है? वो आई, और यहाँ पर भी आई। इसका मतलब कि आई और आई वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। जैसे भी हमने देखा कि दोनों एंगल, दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, क्योंकि ये भी आई है यानी कि एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग है, ये भी आई है यानी कि एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग है। तो जस्ट हमें क्या लेना चाहिए? ए एक्स इसका मैग्नीट्यूड इंटू बी एक्स इसका मैग्नीट्यूड, ए एक्स इंटू बी एक्स। और आई डॉट आई क्या हुआ? जस्ट 1, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 ही होता है। तो बस हमें क्या बचे मिलेगा? ए एक्स इंटू बी एक्स। और एक चीज़ जो यहाँ पे हिडन है, दैट इज कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री में पता है क्या होता है? 1 होता है। प्लस जब हम ए एक्स इंटू बी वाई करेंगे, तो ए एक्स इंटू बी वाई करने जाइएगा तो वेक्टर ये कौन सा है? ये वेक्टर आई है। ये वेक्टर कौन सा है? जे है। हमें पता है कि अगर आई ऐसा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो जे होता है कुछ इस तरह से। दोनों के बीच में एंगल क्या होती है? 90 डिग्री होती है। इसका मतलब कि ए एक्स इंटू बी वाई इंटू कॉस 90, तो कॉस 90 क्या होता है? 0। तो वो टर्म 0 हो जाएगा, तो उसको हम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसी लॉजिक से ए एक्स इंटू बी जेड, यहाँ पर भी क्या है? आई है, यहाँ पर के है। तो यानी कि के भी क्या है? के परपेंडिकुलर होता है आई के भी, और परपेंडिकुलर होता है जे के भी। तो ये भी टर्म क्या होना है? 0। तो इससे आपको क्या रियलाइज हो रहा है कि जो सिर्फ सेम डायरेक्शन वाले टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पर सब वेक्टर एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर। तो जो सेम डायरेक्शन वाले टर्म्स हैं, सिर्फ वही एग्जिस्ट करेंगे। जो परपेंडिकुलर टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो अगला टर्म क्या होगा हमारा? ए वाई, तो वो तो बी एक्स के साथ कैंसिल ही होना है, तो ए वाई इंटू बी वाई, तो प्लस ए वाई बी वाई। अगेन जे डॉट जे है, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो कॉस जीरो, कॉस जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि कॉस जीरो 1 होता है। प्लस ए जेड इंटू बी जेड, क्योंकि बाकी टर्म तो ए जेड बी एक्स कैंसिल ही होना है, ए जेड बी वाई भी कैंसिल ही होना है। तो जस्ट हमें क्या मिल गया? ये ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड
बी से। तो जहाँ पे हमें लग रहा था कि हमें 9 टर्म्स मिलेंगे, वहाँ पर हमें सिर्फ 3 टर्म्स ही मिलते हैं, और ये तीनों स्केलर टर्म है, जस्ट हम इनको ऐड कर देंगे, वही आपका हो जाएगा ए डॉट बी। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना बहुत ही आसान है, अगर वो कॉम्पोनेंट फॉर्म में दिए हो, जो कॉमन टर्म्स है उन सबको मल्टीप्लाई करके जस्ट ऐड देम अप। ठीक है, चलिए, तो ये एक दो बातें आपको बतानी थी, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ओके, तो लेट्स से कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर हो गया इधर, दूसरा वेक्टर हो गया इधर। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये डेफिनेटली किसी ना किसी प्लेन में तो होंगे, यानी कि वेक्टर्स क्या है, वेक्टर एक कह सकते हैं ना, वेक्टर को, वेक्टर इज जस्ट लाइक ए लाइन ना, डायरेक्शन है इसका अपना, इसका भी अपना डायरेक्शन है, कहीं कॉमन ऑरिजिन पॉइंट है, नहीं भी कॉमन ऑरिजिन पॉइंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सीखा है कि वेक्टर को हम कभी भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, बट ये दोनों वेक्टर जो ए और बी हैं, ये डेफिनेटली किसी ना किसी प्लेन में तो होंगे ना। तो लेट्स हम वो प्लेन अभी ड्रॉ कर लेते हैं। आई होप आपको पता हो कि व्हाट्स अ प्लेन। तो ये एक प्लेन हुआ, एक शीट, जिसमें ये दोनों वेक्टर ए और बी हैं। अब जब ए क्रॉस बी होता है, तो एज पर डेफिनेशन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इट गिव्स अस magnitude of a into magnitude of b into sine of theta, where again theta is the angle between a and b, और साथ में एक और यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जिसको हम यहाँ पे एन कैप कह रहे हैं। यूनिट वेक्टर बता चुका हूँ आपको, इट्स जस्ट डायरेक्शन। तो ये आखिर ये डायरेक्शन है क्या? ये जो डायरेक्शन है, दिस इज बेसिकली अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होल्डिंग ए एंड बी। जो भी वो प्लेन थी ना जिसको मैंने ग्रीन लाइन से ड्रॉ किया, उस प्लेन के परपेंडिकुलर की डायरेक्शन। तो अब आप सोच रहे हैं कि यार परपेंडिकुलर तो ऊपर भी हो सकता है और परपेंडिकुलर नीचे भी हो सकता है ना, तो मैंने सिर्फ ऊपर ही की लाइन क्यों ड्रॉ की? वो इसलिए ड्रॉ की क्योंकि ये भी एक रूल है जो आपको जहन में रखना है, दिमाग में रखना है उस चीज़ को, कि व्हेन यू आर डूइंग ए क्रॉस बी, तो मैग्नीट्यूड तो उसका सिंपल है, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो इधर से एंगल है, इंटू डॉट प्रोडक्ट क्रॉस इंटू यूनिट वेक्टर एन। अब ये डायरेक्शन जो है, यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल होता है। व्हाट इज दिस राइट हैंड थंब रूल? आप अपना दायां हाथ लीजिए, और उनकी चार उंगलियां जो आपकी हैं अपार्ट फ्रॉम योर थंब, उनको आप, आपके स्क्रीन पर ए और बी आपको दिखाई दे रहा है, आप उनको ए से लेकर के बी तरफ की बी की तरफ फोल्ड करने की कोशिश कीजिए। अपना हाथ अपने सामने रखिए और वो चार उंगलियों को इस तरह रखिए कि आप ए से उनको बी की तरफ फोल्ड कर रहे हैं, उन चारों उंगलियों को एक साथ। उसी इंस्टेंट पर आपको दिखाई देना चाहिए कि जो आपका थंब होगा वो ऊपर की तरफ डायरेक्ट हो रहा होगा। जो आपकी चारों उंगलियां हैं, जब आप इनको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, आपको जो अपना थंब है वो ऊपर की तरफ दिखाई देगा। आई होप आपको रियलाइज हुआ हो। तो ये जो थंब का डायरेक्शन होता है ना, वही डायरेक्शन होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी का। इसलिए ए टू बी जो गया वो ऊपर की तरफ गया, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन होल्डिंग ए एंड बी। यानी कि आप कह सकते हैं कि इट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड ऑल्सो इट्स परपेंडिकुलर टू बी। वो उस पूरे प्लेन की ही परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है ए की भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी की भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको हम डिफरेंट फिगर से और समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइज, आपको ये फिगर्स दिखाई दे रहे हैं,
तो यहाँ पर आप देखिए कि पहले फिगर में जो वेक्टर ए और बी है, ये दोनों वेक्टर हमने बनाए हैं एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, एक्स वाई प्लेन इज समथिंग लाइक कि आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है, आपकी जो सामने स्क्रीन है वो आपका एक्स वाई प्लेन है, और जो आपका कीपैड है वहाँ पर, कीबोर्ड या कीपैड जो भी आपका है वो पर, उसके लाइन के अलॉन्ग जो लाइन आ रही है दैट इज योर जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर कि ए क्रॉस बी हम जब करेंगे यहाँ पे, तो आप अपने चारों उंगलियों को ए से लेकर के बी की तरफ शिफ्ट कराने की कोशिश कीजिए। देखिए आपका थंब की तरह, आपका थंब का डायरेक्शन होगा अलॉन्ग जेड एक्सिस, इसलिए आपका सी देखिए ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर है, ये आपके कीपैड के पैरेलल आ रहा है। ठीक है, समझिए कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर निकल रहा है और कीपैड से होता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज योर जेड एक्सिस। जस्ट अपना आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कीजिए। फिर सेकंड फिगर में आप देखिए, सेकंड फिगर में भी आप अगर ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ये वेक्टर ए है हमारा, ए से बी की तरफ एरो है, तो जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है आप देखिए कि वो ऊपर की तरफ है थंब आपका, यानी कि इस बार जो आपके ये दो वेक्टर्स हैं ये आपके समझिए कि कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर निकले हुए हैं, और ये आपके कीपैड के ऊपर है कहीं हवा में, जो कि आपको दिखाई नहीं देंगे ऑब्वियसली, बट ये 3 डायमेंशन में है और ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर निकले हुए हैं। लेकिन जो आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर है सी है, ये परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के पैरेलल चल रहा है। आप सिंपली राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो और देखो अब ए से लेकर के बी की तरफ अपनी उंगलियां मोड़ के देखो, उस टाइम पर आप देखो आपके थंब का डायरेक्शन क्या है, वो थंब का डायरेक्शन आपका ऊपर होगा। सिमिलरली आप तीसरा डायग्राम देखो, यहाँ पर जो आपका ए और बी है दिस इज इन द वाई जेड एक्सिस। ठीक है, ये वाई जेड एक्सिस में है, यानी कि आपके ऑब्वियसली कंप्यूटर स्क्रीन के परपेंडिकुलर। इस बार आप अपने उंगलियों को जिस जिस डायरेक्शन में ए बी है, आप ए से लेकर के बी तक ले आने की कोशिश करो। आपको अपने आप दिखाई देगा कि अगर ए से बी की तरफ ले जाने की कोशिश करोगे अपने उंगलियों को, आप उंगलियों को ए के पैरेलल रखो। ठीक है, इमेजिन करो कि आप ए के पैरेलल रख रहे हो उंगलियों को, और फिर उनको बी की तरफ टर्न करने की कोशिश करो अपने राइट हैंड की चार उंगलियों को। आपका थंब का डायरेक्शन अपने आप आपको दिखाई देगा कि वो एक्स के अलॉन्ग है। तो दिस इज वेरी सिंपल, सिंपली आपको बस राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है और आपको रिजल्टेंट वेक्टर्स दिखाई देते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर, अगर आपको ये डायरेक्शन दिखाई दे रहा है तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे यहाँ पर जो वेक्टर सी है, दिस वेक्टर सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, हर जगह पर सी इज ए क्रॉस बी। लेकिन अगर हम बी क्रॉस ए लिखें, अगर इफ यू वांट टू फाइंड आउट वेक्टर व्हाट इज बी क्रॉस ए, तो डॉट प्रोडक्ट में हमने सीखा था कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होता है बिकॉज दैट वाज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है दिस इटसेल्फ इज अ वेक्टर, मैं उतनी देर से आपको वही कह रहा हूँ कि इट्स अ वेक्टर, इट हैज डायरेक्शन, सो इट वोंट बी सी। तो आप खुद से सोचो कि अगर आप बी से ए की तरफ गए, दिस टाइम ऑपोजिट टू दैट, अगर आप बी से ए की तरफ गए, इस बार ऐसे आपको टर्न करना है, इस बार यहाँ पर ऐसे आपको टर्न करना है, और इस दफ़ा आपको बी से ए ऐसे जाना है। फिर आप सेम राइट हैंड थंब रूल रखो, आप देखो कि आपको ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या आ जा रहा है। आप खुद से इस चीज़ को करने की कोशिश करो। आई होप आपने खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश की हो यहाँ पर। तो अगर हम पहले फिगर को देखें, अगर हम बी से ए की तरफ जाएंगे, तो इस बार आपकी उंगलियां अगर बी से ए की तरफ मुड़ रही हैं, आप देखिए आपका जो अंगूठा है थंब आपका, वो कंप्यूटर स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये जो वेक्टर हुआ ये सी डैश, तो दिस इज योर सी डैश वेक्टर, एंड दिस इज टेक्निकली व्हाट, दिस इज टेक्निकली सी डैश इज टेक्निकली माइनस ऑफ सी। तो ये माइनस ऑफ सी कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप ए क्रॉस बी लिखो, आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू सम यूनिट वेक्टर एन। लेकिन जब आप लिखोगे बी क्रॉस ए, तो जब हमको बी क्रॉस ए लिखना होता है तो हम बी से ए की तरफ फोल्ड करते हैं। तब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन ऑफ थीटा। तो मैग्नीट्यूड आपका ओवरऑल क्या रहा, वो तो सेम रहा ना, जस्ट ए का मैग्नीट्यूड यहाँ भी, ए का मैग्नीट्यूड यहाँ भी, बी का मैग्नीट्यूड यहाँ भी, बी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा। फर्क क्या होगा, अगर वो एन कैप था तो इसको हमको लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ एन कैप, दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो अब जब हम बी से ए की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं बी क्रॉस ए, वो जो वेक्टर देता है दैट इज जस्ट सेम इन मैग्नीट्यूड टू प्रीवियस वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन वाइज वो क्या होता है, वो ऑपोजिट होता है। सिमिलरली आप सेकंड फिगर में देखिए, जब आप उंगलियों को बी से ए की तरफ फोल्ड करने की कोशिश कीजिएगा इस तरह,
तो आपको अंगूठा अपना नीचे की तरफ दिखाई देगा, तो वो सी डैश इट्स जस्ट ऑपोजिट टू सी। सिमिलरली तीसरे फिगर में भी जब आप बी से ए की तरफ जाने की कोशिश कीजिएगा तो आपको अंगूठा अपना माइनस ऑफ एक्स की तरफ दिखाई देगा। यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी इसलिए ये सी डैश में सी के बराबर ड्रॉ नहीं कर पाया, बट ठीक है आपको बता दे रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड वाइज सी डैश विल ऑलवेज बी इक्वल टू सी। सी डैश और सी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहना है। सिर्फ बात इतनी सी है कि जो सी डैश है वो डायरेक्शन वाइज सी के ऑपोजिट रहना है, ठीक 180 डिग्री एंगल पर, ठीक ऑपोजिट। तो यही क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत है कि क्रॉस प्रोडक्ट अनलाइक डॉट प्रोडक्ट ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। तो अगर हम लॉज की बात करें तो ये कम्यूटेटिव लॉ आपको फॉलो करता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायरेक्शन समझ में आ गई होगी कैसे हमें क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना है। जस्ट अप्लाई राइट हैंड थंब रूल। सो सिर्फ स्पेशल प्लेन्स नहीं, मतलब अगर जैसे अगर ये हमारा एक्स जेड प्लेन है, सामने एक शीट ऑफ पेपर है जिस पर कि दो वेक्टर्स हमारे दिए हुए हैं ए एंड बी, तो इनका जो रिजल्टेंट है, आप देखिए ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं। सिंपली अपनी फिंगर्स को आप ए से बी की तरफ टर्न करने की कोशिश कीजिए। ये जो आपका ए और बी है दोनों समझिए कि आपके सामने जो कीपैड रखा हुआ है वो उसी के ऊपर है, यानी कि एकदम आपके जो सामने मॉनिटर का जो कीपैड है उसके पैरेलल है आपका ए और बी। ठीक है, या बगल में एक पीस ऑफ पेपर रखिए, उस पेपर पर आप ड्रॉ कर सकते हैं ए और बी। तो आप देखिए अगर आप उस पीस ऑफ पेपर पर अपने उंगलियों को ए से दे करके बी की तरफ टर्न करने की कोशिश करेंगे तो अपने आप आपका जो थंब का डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये आपका सी है, वेयर सी इज दिस ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर इसी प्लेन को उसी पेपर को आप थोड़ा सा हल्का टिल्ट कीजिए ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी कि अपना हाथ अब आप थोड़ा हल्का टिल्ट कीजिए। आप अपना हाथ थोड़ा हल्का टिल्ट कीजिए, आपका ये जो ए और बी है वो अभी जिस प्लेन में था उस प्लेन को ही हमने थोड़ा टिल्ट कर दिया। इस दफ़ा आप देखिए अब क्या होगा, आपका जो थंब है वो भी हल्का सा टर्न करेगा और उसका डायरेक्शन आप देखिए, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा ही होगा कि जो पहले ठीक सीधे था परपेंडिकुलरली टू द पेपर, अभी भी वो परपेंडिकुलर ही है टू द पेपर, लेकिन अब क्या सिर्फ फ़र्क है कि चूंकि पेपर ही टिल्ट कर गया तो ये भी थोड़ा हल्का सा टिल्ट हो जाएगा। इस बार आप नेक्स्ट फिगर में देखो, नेक्स्ट फिगर में वही सेम चीज़ कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं इस दफ़ा पेपर को ऑपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट करा रहे हैं। तो इस बार भी जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो आपको ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वैसे ही दिखना है, परपेंडिकुलर टू द पेपर है बट टिल्टेड ये भी हो जाएगा। तो हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है दिस सी, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज दिस परपेंडिकुलर टू बी, ये दोनों की ही परपेंडिकुलर होना है। ठीक है, तो हमेशा यही चीज़ फॉलो होनी है। इसके बाद आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिसमें कि आप बगैर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किए भी आराम से आप जस्ट वेक्टर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की यूजिंग। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इनफैक्ट हम क्या कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। क्योंकि हमने क्या देखा कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहना है दोनों का, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट हो जानी है, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुआ। फिर हम और क्या चीज़ें कह सकते हैं, हम ये भी आप ऑब्जर्व कीजिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर ये ऐसा है तो डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि दैट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, लेकिन यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता, यानी कि दिस वॉन्ट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी ब्रैकेट के अंदर एंड देन क्रॉस सी, ये दोनों सेम नहीं होंगे। ठीक है, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर बात करें, चलिए मैं लिख देता हूँ, ये कम्यूटेटिव लॉ है, ये आपका एसोसिएटिव लॉ हुआ। तो कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो नहीं कर रहा, एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाता है ए क्रॉस ऑफ बी प्लस सी
दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये सिंपल आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस ए क्रॉस ऑफ बी प्लस ए क्रॉस ऑफ सी। यहाँ पर कोई ऑर्डर का मसला नहीं हुआ, सेम ऑर्डर रहा, तो इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर जाएगा। यहाँ एसोसिएटिव लॉ फॉलो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बी क्रॉस सी कौन सा वेक्टर होगा हमें नहीं पता, एंड फिर वो ए के साथ जाएगा। वहीं पर ए क्रॉस बी कौन सा वेक्टर होगा हमें नहीं पता, वो कुछ डिफरेंट ही डायरेक्शन में हो सकता है, फिर वो सी के साथ जाएगा, तो ये सेम नहीं होंगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कोई ऐसा ऑर्डर का मसला नहीं है, जस्ट ए क्रॉस बी, बीच में एक प्लस साइन आया ना, प्लस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए क्रॉस बी अपने आप में एक वेक्टर होगा, फिर ए क्रॉस सी भी अपने आप में एक वेक्टर होगा, ये दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे। अगर बी प्लस सी को पहले ही हम ऐड करते एक साथ, तो सीधा एक जो वेक्टर मिलता वो एक ही बार में एक के साथ क्रॉस हो जाता। ठीक है, तो ये आप छोटी मोटी बातें ये सब हैं जो आप जहन में रख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, फिर और कुछ छोटे मोटे रिजल्ट्स जो आप जहन में रख सकते हैं। सो आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो जहन में रख सकते हैं, वो इनमें से एक ये है कि अगर आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी एंड रिजल्ट इज़ जीरो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब खुद में वो जीरो नहीं होने चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे, एक ही लाइन में होंगे। क्योंकि अगर ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है, इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। तो अगर ये चीज़ जीरो आ रही है हमें, इसका मतलब जीरो कहाँ पर है, यहाँ पर जीरो है ना, यानी कि चाहे तो थीटा आपका जीरो है या फिर थीटा आपका पाई है 180 डिग्री, क्योंकि साइन जीरो पे जीरो होता है, साइन पाई पे जीरो होता है, तो यानी कि ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल या एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, मतलब कहने का कि ये दोनों सेम लाइन में होंगे। तो अगर कभी आपको कोई वेक्टर चेक करना है, कोई दो वेक्टर कि ये दोनों सेम लाइन में है या नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, और अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें जीरो आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों वेक्टर ए और बी सेम लाइन में। फिर अगर थीटा आपको 90 डिग्री है, दो वेक्टर दिए हुए हैं जिनमें थीटा 90 डिग्री है ए और बी के बीच में, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, साइन 90 हमें मालूम है, दैट इज 1। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो आप अचीव कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑब्वियसली हम समझ चुके हैं, डायरेक्शन क्या होना है इस क्रॉस प्रोडक्ट का, जो भी ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा सी, उसका डायरेक्शन होना है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो रिजल्ट होता है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, बेसिकली वो उस पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ए और बी दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ऑलवेज, हमेशा, अगर ए ऐसा है, बी ऐसा है, सी कुछ ऐसा होना है, ये लाइन सीधी नहीं गई उसके लिए अपॉलॉजीज, बेसिकली सी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। फिर अगर हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट में कि वहाँ पर अगर ए डॉट ए करते थे तो ए स्क्वायर हो जाता था, लेकिन यहाँ पर ए क्रॉस ए करिएगा आप तो आपको हमेशा जीरो आएगा। ये जीरो आप खुद सोचिए क्यों आ रहा है, क्योंकि ए क्रॉस ए जब आप कीजिएगा तो ए क्रॉस ए होना है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए। तो एंगल बिटवीन ए एंड ए क्या है, जब वेक्टर सेम है तो उस दोनों के बीच एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली 0 डिग्री होगा, तो साइन ऑफ जीरो हमेशा क्या होना है, हमेशा जीरो होना है, तो ए क्रॉस ए आपको हमेशा जीरो मिलना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास हमें मालूम है ना कुछ यूनिट वेक्टर्स होते हैं स्टैंडर्ड, कौन से, आई जे के, तो यानी कि उस लॉजिक से अगर हम आई क्रॉस आई करेंगे इस दफ़ा, तो डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 मिल रहा था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, आई क्रॉस आई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आई एंड आई, तो आई और आई के बीच में एंगल क्या है, जीरो ही है ना, यानी कि इंटू साइन ऑफ जीरो, वो क्या मिला है, वो सिंपली जीरो मिल रहा है। तो यानी कि आप यहाँ से दिमाग में हमेशा रखिए कि आई क्रॉस आई और जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, ये हमेशा क्या होने हैं सारे, ये सारे हमेशा ज़ीरो होने। ठीक है, तो साइन क्रॉस प्रोडक्ट सिंपली mod of a into mod of b into sin of theta between them, resultant will be perpendicular to a and b,
राइट हैंड थंब रूल का डायरेक्शन आपको मैंने समझा दिया। उसके बाद जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो बेसिक रिजल्ट हैं, आप दिमाग में रख सकते हैं कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर क्या है, सेम ही लाइन में। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि उस टाइम पर साइन 90 1 हो जाती है। अगर सेम दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ऑब्वियसली वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल जीरो है। तो ये सब रिजल्ट याद रखने के लिए नहीं है, अपने आप आपको ऑब्जर्व होते रहेंगे। जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि ध्यान में रहे, लेकिन अपने आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको ये चीज़ें बार बार ऑब्जर्वेशन में आती रहेंगी। तो अगर हम उसी लॉजिक से चलेंगे कि सेम वेक्टर है तो यानी कि सेम डायरेक्शन, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब क्या होते जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब चलते हैं जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल चीज़ें होती हैं कि जब आई क्रॉस जे होगा तो क्या होगा, या जब जे क्रॉस के होगा तो क्या होगा। आपको एक सिंपल एक टेक्निक समझाता हूँ, बस हमेशा उसको फॉलो कीजिएगा, सारे आपके न्यूमेरिकल उसी पे बनने हैं। अब जस्ट देखो कि आई, जे, के, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेम आते हैं, आई जे के, ठीक है। आई, उसके बाद जे, फिर उसके बाद के। तो अगर किसी को ए बी सी डी आती है, आई एम होपिंग कि जो भी इस वीडियो को देखा है उसको ए बी सी डी तो आती है, तो उसको पता है ना, आई के बाद जे, जे के बाद के। तो सिंपली अगर आप इस ऑर्डर में चलते हैं, एक सर्कल बनाइए और आई के बाद जे जाइए। तो अगर आप लिखोगे आई क्रॉस जे, तो बस दिमाग में ये सर्कल लाना कि आई के बाद जे और जे के बाद आता है के। तो अगर हम आई क्रॉस जे करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट होना है वो होना है के। यानी कभी भी कोई वेक्टर आई होगा, क्रॉस जे होगा, तो रिजल्टेंट होगा अलॉन्ग के। इस चीज़ को अगर हम डायग्राम वाइज देखना चाहें तो जो चीज़ मैंने आपको पहले ही दिखा दी, बट चलिए फिर से एक बार आपको क्लियर करा रहा हूँ कि एक वेक्टर अगर हमारा है, मान लीजिए ए विच इज़ अलॉन्ग आई, दूसरा वेक्टर हमारा है बी विच इज़ अलॉन्ग जे, और हम कर रहे हैं आई क्रॉस जे, यानी कि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। तो एज पर राइट हैंड थंब रूल हमारा जो थंब होना है वो किस डायरेक्शन में होना है। आप खुद एक बार अपना थंब रखो सामने, अपने चारों फिंगर्स को एक्स से वाई की तरफ लेके जाओ, आपको रिजल्टेंट अपने आप दिखाई देगा कि वो कंप्यूटर स्क्रीन के बाहर आ रहा है अलॉन्ग जेड। तो ये क्या है, आपको जेड एक्सिस है, यानी कि डायरेक्शन वाइज यूनिट डायरेक्शन क्या होगा, इसका इसका डायरेक्शन होगा के। तो हमेशा, अब आप डायग्राम तो हमेशा ड्रॉ नहीं करोगे, और ये चार फिंगर भी घुमाने का काम थोड़ा अजीब ही लगता है, तो सिंपल आपको अब ये सर्कल दिमाग में रखना है, क्योंकि ये सबसे सिंपल चीज़ है जो आप दिमाग में रख सकते हो। जस्ट आई जे फिर के। तो कभी भी दो वेक्टर अगर हैं जिनमें कि अगर आई क्रॉस जे हम जा रहे हैं तो रिजल्टेंट होना है के। बाई सेम लॉजिक, अगर हम के क्रॉस आई जा रहे हैं, लेट से के क्रॉस आई, तो के से हम आई की तरफ जा रहे हैं, तो उसी ऑर्डर में जो हम चलेंगे, जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैं तो के के बाद आई की तरफ जा रहे हैं, तो के क्रॉस आई, उसके बाद क्या आता है जे, अपने आप आपको रिजल्ट हो जाना है जे। यानी कि एक वेक्टर अगर के है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है वो वेक्टर आई के साथ, तो रिजल्टेंट होना है जे। बाई सेम लॉजिक, जे क्रॉस के, अगर जे के बाद हम के की तरफ जा रहे हैं, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या है, इसी ऑर्डर में है, तो रिजल्टेंट क्या आपको आना है, आपको सोच लो, सेम ऑर्डर, तो जे क्रॉस के हो जाना है आई। जस्ट फॉलो द ऑर्डर, दैट्स इट। अब अगर मैं थोड़ा सा चेंज लाऊं, अब अगर हम करें, लेट से कि हम जा रहे हैं के क्रॉस जे, तो आपको क्या करना है क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम, आपको दिमाग में वही सर्कल रखना है कि आई जे के होता है, के क्रॉस जे जा रहे हैं यानी कि हम इस सर्कल के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो अपने आप तीसरा टर्म आएगा, लेकिन चूंकि हम सर्कल के डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहे हैं तो वो तीसरा टर्म आएगा विद अ माइनस साइन, तो वो हो जाएगा माइनस आई। आप खुद से ट्राई करो कि अगर हम जा रहे हैं लेट से जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई यानी कि हम जा रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के ऑपोजिट जा रहे हैं, तो जे क्रॉस आई जा रहे हैं, तीसरा टर्म आना है वो के, लेकिन ऑर्डर ऑपोजिट था तो वो क्या हो जाएगा, माइनस के। अब जस्ट फॉलो करो, ये रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, के आई जे के परपेंडिकुलर है, जे
के आई के परपेंडिकुलर है, आई जे के परपेंडिकुलर है। तो जो मैंने आपसे बात कही कि जो रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा दोनों इंडिविजुअल वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर ही है। और अब प्लस माइनस को ध्यान रखना है कि किधर से हम किधर जा रहे हैं। तो अब अमूमन सी बात है कि आपको जो भी वेक्टर होता है वो आई जे के फॉर्म में ही मिलना है। तो अगर आई जे के फॉर्म में है तो जस्ट क्या करना है, ये सर्कल को दिमाग में रखना है कि अगर हम जे क्रॉस आई गए, ऑपोजिट गए, तो माइनस के आ गया। सेम लॉजिक अगर लेट से आपको कहा जाए कि आप जा रहे हैं के क्रॉस माइनस आई, लेट से अगर कोई वेक्टर ऐसा होगा तो ठीक है, के क्रॉस माइनस आई, टेंशन कुछ नहीं लेना है, ये माइनस को एक सेकंड के लिए दिमाग में से हटाओ। आप सोचो कि आप किधर जा रहे हो, अब जा रहे हो के क्रॉस आई। तो के क्रॉस आई क्या है, आपके अल्फ़ाबेट के हिसाब से आई जे के क्रॉस आई, सेम डायरेक्शन में। तो जब सेम डायरेक्शन में के क्रॉस आई है तो रिजल्ट होना चाहिए था क्या, जे होना चाहिए था। लेकिन चूंकि माइनस साइन पहले से है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस जे। बस कोई नया काम कुछ नहीं करना है, जस्ट जो डायरेक्ट एक माइनस साइन की वजह से बस एक माइनस साइन आ जाएगा। अगर आपको दिया हुआ है लेट से माइनस के क्रॉस माइनस जे, तो फिलहाल ये माइनस इग्नोर करो, जस्ट सोचो कि के क्रॉस जे क्या होता है। के क्रॉस जे इज कि आप सर्कल के ऑपोजिट जा रहे हो। तो जब सर्कल के ऑपोजिट जा रहे हो तो आप के क्रॉस जे क्या लिखोगे, माइनस आई लिखोगे। तो आप लिखोगे के क्रॉस जे की जगह पे माइनस आई। अब ये जो दो माइनस साइन दिए हैं तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो जस्ट जैसा था वैसा ही रह गया, के माइनस ऑफ के क्रॉस माइनस ऑफ जे वापस से माइनस आई हो गया, जैसा के क्रॉस जे के टाइम आया था। क्योंकि जब दो माइनस साइन लगाए तो एक ही बात हो गई, माइनस माइनस वापस से प्लस हो गया। ठीक है, तो बस यही आपको क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा करना है, ये सर्कल को दिमाग में रखना है। सर्कल के ऑर्डर में आप हैं तो प्लस, सर्कल के ऑर्डर के ऑपोजिट गए, मान लीजिए आप गए आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के लिए हम क्या लिखेंगे, अब जस्ट खुद से सोचो कि अगर हम जा रहे हैं आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के ऑब्वियसली ऑर्डर के ऑपोजिट है तो रिजल्ट होगा माइनस जे। तो बस यही आपको सर्कल दिमाग में रखनी है, सारे क्रॉस प्रोडक्ट आपको अपने आप दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, सो कोई भी अगर वेक्टर होगा वो कैसा होगा, मान लीजिए ए अगर कॉम्पोनेंट में है तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और दूसरा वेक्टर है बी विच इज बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो यहाँ पर तो अब साइन थीटा नहीं दिया हुआ है, आपको सारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। तो एक्चुअल में क्या होगा कि इस बार आपका आई का कंपोनेंट आई के साथ कैंसिल होगा, आई का कंपोनेंट जे के साथ बचेगा क्योंकि साइन 91 होता है, फिर आई का कंपोनेंट के साथ बचेगा। उसी तरह से फिर वाई का कंपोनेंट वाई के साथ कैंसिल होगा क्योंकि हमें पता है कि जे क्रॉस जे अगर करेंगे तो ज़ीरो होना है ना। लेकिन जे क्रॉस आई जब हम जाते हैं तो जे क्रॉस आई के लिए क्या आ जाता है, वो माइनस के आ जाता है क्योंकि आप परपेंडिकुलर जा रहे हो तो साइन 90 है लेकिन डायरेक्शन के तौर पर वो माइनस के हो जाना है। तो ए वाई और बी एक्स का टर्म बचना है, फिर ए वाई और बी जेड का टर्म बचना है। तो सिंपली एक ए क्रॉस बी में क्या होता है, आपको टोटल 6 टर्म्स आ जाएंगे। तो इनको हम कैसे डिवाइड करते हैं, हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता है ये तो आप थोड़ा अपने आप मैथ्स का हमारा वीडियोस देख सकते हैं या अपने मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं। वो सिंपल है कि एक ऐसा ऑर्डर है कि आई जे के हमने लिख दिया। अब यहाँ पर पहला टर्म क्या है हमारा, ए एक्स है, तो ए एक्स फिर ए वाई फिर ए जेड फिर बी एक्स बी वाई और बी जेड। ये क्या होता है, ये जो फॉर्मेट है इसमें क्या करते हैं कि हम आई को ऐसा रखेंगे, जब आई को ऐसा रखेंगे तो आई के टर्म को इग्नोर करते हैं जो आई के लाइन के लॉन्ग है। आई के लाइन के लॉन्ग ये है, फिर आपको ये है, ये जो बचते हैं टर्म तो इनको हम लिखते हैं ए वाई, इनको मल्टीप्लाई करते हैं ए वाई को बी जेड के साथ, तो ए वाई बी जेड
फिर एक माइनस टर्म डालना पड़ता है और फिर इन दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, बी वाई ए जेड। ठीक है, फिर हमको लिखना होता है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म हमारा क्या है, जे है। अब जे का जो टर्म है वो एक्चुअली माइनस के साथ आता है। इसका रूल बेसिकली ये है कि आई का जो पोजीशन है वो क्या है, आई का जो पोजीशन है वो कॉलम वाइज में भी और रो वाइज में वन है, यानी कि 1 × 1 या 1, 1, तो 1 दोनों ऑड नंबर है, क्योंकि 1 क्या है बेसिकली ऑड नंबर है। तो अगर हम इनको ऐड करें तो हमें मिलता है 2 इवन नंबर। तो जब इवन नंबर मिलता है जिस चीज़ के साथ, जिस पोजीशन के साथ, उसको हम प्लस में लेके चलते हैं। वही जब जे है तो जे के साथ क्या है कि जे फर्स्ट रो में है लेकिन सेकंड कॉलम में। तो जे का जो पोजीशन आता है वो आता है 1 और 2। 1 और 2 को हम ऐड करें तो मिलता है 3 विच इज़ अ ऑड नंबर। तो इसलिए जे को हम माइनस के साथ लेके चलते हैं। ठीक है, आपको ये डिटर्मिनेंट के पूरे प्रॉपर्टीज में नहीं जाना है, बस ये फॉर्म जो है आपको वो दिमाग में रखना है, दैट्स इट। और वो अभी आप डिटर्मिनेंट जब सीखोगे तो अपने आप आपको याद रहेगा वो। तो जे का ऑर्डर क्या है, जे का ऑर्डर ये है कि जे की लाइन में, जे की लाइन ये वाली है, तो इस लाइन को हमें इग्नोर करना है। ये जो ए वाई बी वाई वाली लाइन है, इन दोनों को देखना है। तो इन दोनों देखेंगे तो ए एक्स बी जेड का टर्म आता है, ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी एक्स ए जेड का टर्म, फिर ये मल्टीप्लाई होगा। फिर के का टर्म, के क्या है, के आपको फर्स्ट रो में है लेकिन थर्ड कॉलम में। तो 1 और 3 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 4। तो 4 एक अगेन इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए हम प्लस लेते हैं, तो के का कोफिशिएंट प्लस से गया, यानी कि +1 सिंपल। फिर के की लाइन में क्या आता है, के की लाइन में ये आ रहा है, तो इनको हम इग्नोर करेंगे, बचते हैं ये दोनों। तो इनको उसी ऑर्डर में हमको लेफ्ट टू राइट जाना होता है। तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है, तो ये आपको रिजल्टेंट आ गया। तो ये ए क्रॉस बी अगर आपको कंपोनेंट्स में दिए हुए होंगे सारे, तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है इन कंपैरिजन टू आर डॉट प्रोडक्ट। तो यही फॉर्म होती है कि जो आई के कोफिशिएंट हैं वो इतने होते हैं, जो जे के कोफिशिएंट हैं वो इतने होते हैं, और जो के के कोफिशिएंट हैं वो इतने होते हैं। ठीक है, तो यही आपको एकदम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे कि रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट। अगर ये आपको आई होप समझ में आ गया हो। आपको मैं नॉर्मली बताऊं कि वो जो सर्कल हमने बनाया ना, वो सर्कल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो इस सर्कल को आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये आई जे के इस ऑर्डर को याद रखिएगा हमेशा। ये सिंपल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, जे क्रॉस के तो आई, आई क्रॉस जे तो के क्रॉस जे गए, के क्रॉस जे जा रहे हैं, ऑपोजिट जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वो माइनस आई। तो ये ऑर्डर आपको बहुत कन्वीनियंटली इस्तेमाल होगा। और कभी अगर ये कॉम्पोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ हो सारा वेक्टर, तो हमको फिर ये डिटर्मिनेंट बना करके सॉल्व करना है। आई जे के लिखना है पहला टर्म, उसके बाद का टर्म उसके नीचे जो जो भी टर्म थे गिवे थे, आई के लिए ए एक्स, फिर बी का बी एक्स, जे के लिए ए वाई, बी का बी वाई, के लिए ए जेड, बी का बी जेड। फिर जब हम आई का कोफिशिएंट लिखते हैं तो इस लाइन को इग्नोर करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ए वाई बी जेड, इधर से बी वाई ए जेड। फिर जे का जब टर्म लिखते हैं तो जे 1 और 2 पोजीशन पे, यानी कि इन दोनों का सम 3 है, वो जो कि एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर के लिए हम माइनस साइन इस्तेमाल करते हैं। फिर जे के टर्म को इग्नोर करते हैं तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड हो जाता है। फिर उसी तरह से जब के का टर्म हम लिखते हैं तो के 1, 3 पोजीशन पर है, तो 1, 3 क्योंकि पहला रो लेकिन तीसरा कॉलम, तो ये के 1, 3 पोजीशन पे है, ये जे 1, 2 पोजीशन पे है, और ये आई 1, 1 पोजीशन पे है। ये सिंपल आप एक समझे ना, एक तरह का एक स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है। तो के 1 + 3 4 होता है, इसलिए हम प्लस लेते हैं। फिर के टर्म को हम इग्नोर करते हैं, इन टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो ये आपका एकदम सबसे एक्सपैंडेड वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्म आ जाता है। जो भी अपने अपने कोफिशिएंट्स हैं वो आपको आई जे और के टर्म में दिखाई दे रहे हैं। फाइन, सो ये सारा डिटेल डिस्कशन हमने कर लिया ओवर डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हमको सिर्फ न्यूमेरिकल्स करना है, जो कि जितनी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास वेक्टर के बारे में जो हमको फिजिक्स में इस्तेमाल होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। ओके, तो आप एक बार प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यूमेरिकल्स
स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।